हेलो दोस्तों, अभी आप लोग का बिहार डीएलएड एग्जाम चल रहा है और बिहार डीएलएड का जो एग्जाम 15 अप्रैल 2024 को हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। एकदम 100% रियल क्वेश्चन है। जैसा कि मेरे सभी सब्सक्राइबर को मालूम है कि मैं जो है एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आता हूं, नहीं तो फिर लेके ही नहीं आता हूं एनालिसिस। इसलिए आज जो है सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि 15 अप्रैल 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा रियल क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया था, पृथ्वी के तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए, आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं सर एनालिसिस देखने से क्या फ़ायदा मिलता है। यही फ़ायदा मिलता है कि देखिए, पृथ्वी सम्मेलन से जो अभी तक में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पृथ्वी सम्मेलन से। इसलिए मैं आपको जो है पहले बताता हूँ, यहाँ से समझ फिर 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था। देखिए, ये लाल वाला जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर है। और ये नीचा में जो है ये मैं जो है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बतला रहा हूँ ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ये क्वेश्चन करवाया था पहले भी। पृथ्वी के तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। पूछा कब हुआ था, 2002 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है 3 से 14 जून तक 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनरी शहर में हुआ था। वहीं पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क, यानी कि जो कि अमेरिका यूएसओ में होता है, तो न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 ईस्वी में। पहले बताता हूँ, तृतीय पूछा गया है, आपसे प्रथम या द्वितीय किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, इसलिए आपको प्रथम और द्वितीय दोनों याद रख के जाना। प्रथम पूछेगा 3 से 14 जून 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। द्वितीय पूछेगा 1997 के न्यूयॉर्क में हुआ था। एक क्वेश्चन आया था बायोलॉजी से, क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से होता है। शरीर में भोजन का पाचन जो देखिए मुंह से होता है। कहाँ से, मुंह से, आपका मुख गुहा से जो है शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। और ये क्वेश्चन एकदम 10th लेवल का क्वेश्चन है, जो कि 10th के बायोलॉजी में ये क्वेश्चन हूबहू एनसीईआरटी में छपा हुआ है। तो इसे आप क्या समझ रहे हैं, 10th लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस से। लेकिन वहीं बातचीत करेंगे जीके जीएस से, जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा है अब, इसलिए आप लोग को थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना है। देखिए, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आप सोच सकते हैं मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके आंसर बतलाता हूँ, साथ ही एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, धातु की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन से। देखिए, अभी तक सब के सब जो है सिर्फ इजी क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ आपको कठिन क्वेश्चन भी करवाता हूँ, हार्ड क्वेश्चन भी करवाता हूँ। ये क्वेश्चन था। देखिए, आप लोग पूछते हैं कि सर ऑप्शन रहता है या नहीं रहता। ऑप्शन रहता है, लेकिन स्टूडेंट को जो है याद नहीं रहता है। लेकिन आज जो स्टूडेंट बताए हैं ये क्वेश्चन, उनको इस क्वेश्चन का ऑप्शन याद था। ऑप्शन दिया हुआ था सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। 4 ऑप्शन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा। आपसे पूछा गया था धातु की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटासियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का कारण दिया हुआ था क्वेश्चन में। ऑप्शन जो होगा शायद मेरे अकॉर्डिंग जो है वो तत्कालीन कारण जो है पूछा गया होगा। तो देखिए, पहले बताते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी और यह 4 वर्षों तक चला था। इसमें 37 देश ने भाग लिया था। अगर हम बातचीत करें इसका तत्कालीन कारण क्या था, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी यानी कि आर्क ड्यूक फ्रांड फर्डिनेंड की कीबोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दिया गया था, जिनके कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध का ये तत्कालीन कारण बन गया था, जिसके कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। और यह युद्ध जो है 1914 से लेके 1918 तक चला था। तो इससे आप क्या सीख मिलता है कि आपको जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब कुछ पढ़ के जाना है। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पूरे के पूरे पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो देखिए ये बायोलॉजी एक क्वेश्चन है, राइबोसोम से होता है, इसका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा। वहीं पूछेगा कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागिरी यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वहीं पूछेगा कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नर्मदा बचाओ कौन बांध या नदी से संबंधित है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया था कि नर्मदा बचाओ कौन बांध से संबंधित है या फिर नदी से संबंधित है। क्वेश्चन क्लियर नहीं बोल पाए थे, लेकिन ऑप्शन में सरदार सरोवर परियोजना था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी से संबंधित है। इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा और आपको हम लिख के देते हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर से पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी से संबंधित है जो कि उत्तराखंड में है। और भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से संबंधित है। आपको पहले बताते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है 2 से 3 बार पूछा जा चुका, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। लेकिन नर्मदा बचाओ बांध जो है परियोजना जो है अभी तक में मात्र 1 बार पूछा है। तो आप ये समझ जाइए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, किसी न किसी शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 बार पूछा जाएगा, इसलिए सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कोयला क्या है? शायद ऑप्शन में जो नवीकरणीय या अनवीकरणीय दिया होगा। तो देखिए कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि अनवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन सा है? और ऑप्शन में कोयला, पेट्रोल, डीजल, आपका सौर ऊर्जा, ये सब दिया होगा। तो देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा जो है ये आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अब रही बात कैसे समझेंगे, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा तो देखिए नवीकरणीय का मतलब होता है नया, नवीकरणीय का मतलब होता है नया, और अनवीकरणीय का मतलब होता है पुराना। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो बहुत पुराना है, तो जैसे आपका जिसका खपत हो सकता है, जो कभी न कभी समाप्त हो सकता है, वैसी ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे देखिए कोयला, कोयला का अगर आप ज़्यादा यूज कीजिएगा धीरे धीरे एक समय ऐसा है कोयला समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल को ज़्यादा यूज कीजिएगा एक समय ऐसा आएगा पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, डीजल समाप्त हो जाएगा। तो ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए सौर ऊर्जा जो है कौन सी ऊर्जा है? तो वो जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ये बात आपको याद रखना है। और हम फिर यहाँ पे चैलेंज के साथ कहते हैं, आपसे फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला हो जाता है तो पीएच मान क्या होगा? देखिए पहले बताते हैं, अगर लाल लिटमस पत्र को अगर कोई पदार्थ नीला करता है तो वो क्षारीय पदार्थ कहलाता है, और क्षारीय पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। देखिए 7 जो है जल का पीएच मान होता है जो कि न्यूट्रल होता है। 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं। 7 से अगर जिनका पीएच मान कम है उनको अम्लीय कहते हैं, और 7 से जिनका पीएच मान ज़्यादा है उनको हम क्षारीय कहते हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में क्या था, उनके अनुसार टिक करना था। जो 7 से ज़्यादा होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब रही बात ऑप्शन जैसा होगा उनके अनुसार आपको आंसर टिक करना था। ऑप्शन जो है मालूम नहीं है, इसलिए इनका क्लियर आंसर हम नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको हम अभी तक में 4 से 5 बार बता चुके हैं कि आप मौलिक अधिकार को पूरे के पूरे पढ़ के जाइए। और हम आपको बता देते हैं अभी जो है 5 से 6 बार मौलिक अधिकार टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है, मौलिक अधिकार तो पढ़ना ही है, साथ ही अब बताता हूँ मौलिक कर्तव्य भी पढ़ के जाना है। क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया है तो मौलिक कर्तव्य से अब क्वेश्चन आएगा आएगा गारंटी के साथ। देखिए संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार पूछेगा अनुच्छेद 32 में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट वे में? अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन पूछेगा अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं? अनुच्छेद 226 के तहत। ये दोनों पॉइंट भी रखिएगा याद, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। और आपको हम बता देते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद से
2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग को पूरे के पूरे मौलिक अधिकार पढ़ के जाना है। इनका सिंपल सा ट्रिक है याद रखने का। देखिए समानता की बात आएगा ना, अनुच्छेद 14 से 18 वाला ऑप्शन को टिक कर देना है। स्वतंत्रता की बात आएगा 19 से 22 को टिक कर देना है। धार्मिक वाला कोई भी बात आ गया 25 से 28 को टिक करना है। शिक्षा वाला बात आ गया तो 29 से 30 को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया था, देखिए मौलिक अधिकार से ही शिक्षा को कितना आर्टिकल्स यानी कौन सी आर्टिकल्स में रखा गया, कौन सा अनुच्छेद में रखा गया शिक्षा को। तो देखिए शिक्षा को जो अनुच्छेद 21 के क में रखा गया, कौन सा 21 के क में शिक्षा के अधिकार को रखा गया है। आपको बता दें कि 86वां संविधान संशोधन, कौन सा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य में ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। आपको ये बात भी याद रखना है, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का क हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया था, जीन जो है जीन बहुत नज़दीक होता है किसके, तो देखिए जीन डीएनए के बहुत नज़दीक होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग शायद यही आंसर राइट आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन आया था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता था। इस क्वेश्चन के बारे में पहले बताते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता था, या आपसे ये पूछा गया होगा कि कौन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा होगा। तो आपको दोनों के बारे में हम पूरे कहानी बता देते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन एक मुसलमान का यह आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के बाद जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और भारी संख्या में असहयोग आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये एक जन क्रांति बन के उभर के आया था। और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण 4-5 फरवरी 1922 को जो है स्थगित कर दिया गया था, यानी कि चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को जो है इनको स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। तो आपसे रही बात, अब क्वेश्चन क्या था उनके अकॉर्डिंग आपको टिक करना था, उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता। एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स से कि तेल लगा हुआ कागज पारदर्शी होता है या अपारदर्शी, इनमें से बताओ। तो देखिए तेल लगा हुआ जब कागज है वो पारदर्शी हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था बायोलॉजी से, एक झिल्ली लवक किसका होता है। इसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस किसे कहते हैं। देखिए बायोगैस किसे कहते हैं, ऑप्शन में शायद मीथेन, इथेन, गोबर होगा। तो देखिए गोबर से जो बनता है उसे हम बायोगैस कहते हैं, तो राइट आंसर गोबर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, अपघटित कौन कर सकता है। देखिए अपघटित कौन कर सकता है, शायद ये क्वेश्चन था, या आपसे ये पूछा गया था अपघटित कौन हो सकता है। देखिए अपघटित कौन कर सकता है या अपघटित कौन हो सकता है, यही क्वेश्चन था। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं कि सर और क्वेश्चन करवाइए, तो पहले हम बता देते हैं ये सभी क्वेश्चन आप ही लोग के द्वारा जो है भेजा हुआ क्वेश्चन, जो आप लोग को याद रह पाता वही क्वेश्चन होता है, क्योंकि एग्जाम जो है कंप्यूटर पे बेस होता है, तो क्वेश्चन कहीं पे लीक नहीं होता। ये सब क्वेश्चन आप ही लोग में से सेंड करते हैं। जिनको भी कोई क्वेश्चन और याद आ रहा है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन था अपघटित कौन कर सकता है या अपघटित कौन हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा अपघटित कौन कर सकता है, इसका राइट आंसर जो कवक एवं जीवाणु जो है ये अपघटित कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये रहा होगा कौन हो सकता है, तो उपभोक्ता जो है अपघटित हो सकता है, क्योंकि देखिए कवक और जीवाणु जो है ये एक मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का जो है अपघटन कर इन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देता है। तो अपघटित कौन हो सकता है, तो मृत उत्पादक या तो उपभोक्ता हो जाएगा, पूछे कौन कर सकता है तो कवक एवं जीवाणु हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार है तो ASV ST जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।